नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में। मैं हूं स्वाति भाटिया रावत। आज गोष्ठी का कारवां आ पहुंचा है हिसार के HAU कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 91.2 में। आज देश में 55 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो एग्रीकल्चर रिसर्च में अपनी भागीदारी दे रही हैं। लेकिन जानने की बात यह है कि क्या ये रिसर्च वाकई में ही आज के किसानों को मदद कर पा रही है। आज की गोष्ठी इसी पर। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर करमबीर सिंह, जो कि सॉइल साइंटिस्ट हैं। इनके अलावा डॉक्टर JS धनकर, डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, और कुशल पाल सिरोही जी, जो कि किसान रिप्रेजेंटेटिव हैं। इन सब के अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर श्रोता भी जुड़ेंगे जो बीच में चर्चा में भाग लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सिरोही जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किसानों की आखिर क्या समस्याएं हैं और कृषि जगत में क्या आपको लगता है कि किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है। किसान को सबसे बड़ी चुनौती है आजकल बाजार की। किसान अच्छी चीज़ पैदा करना चाहता है लेकिन उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता। तो हमें ज़रूरत है आज अच्छी किस्म की खेती, हम इस तरह से खेती करें कि हमारे खर्चे कम हों और किसान को आमदनी अधिक हो। करम जी, इन्होंने बात की कि ऐसे कुछ खेती हो जिसमें खर्चा कम हो, तो क्या शोध आप लोग की रिसर्च कुछ इस तरह से रुख भी कर रही है कि इस तरह की कोई फसल निकाल रही है जिसमें जैसे लागत कम हो, पानी कम लगे, या इस तरह के बीज हों जो सस्ते भी मिल जाएं मार्केट में और इनको जो है उसका ज़्यादा मुनाफा हो सके। स्वाति जी, देखिए, पहले जितने खेती में जितने बीज इस्तेमाल होते थे उनकी पैदावार बहुत कम थी जी। और अब क्योंकि यूनिवर्सिटी के शोध के कारण नए नए बीज विभिन्न किस्मों के विभिन्न फसलों के लिए इस यूनिवर्सिटी ने इजाद की है और उनका सीधा जो प्रभाव है वो किसान के ऊपर पड़ता है। जैसे इन्होंने बोला कि मिलजुल के प्रोडक्शन हो रहा है, इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी खेती होनी चाहिए जिसमें लागत कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। आप एज अ डायरेक्टर रिसर्च को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जब आप रिसर्च करते हैं, किसी भी ग्राउंड लेवल पे आप जाना चाहते हैं, तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं सबसे पहले? स्वाति जी, जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो हमारे को बेंचमार्क का पता होना चाहिए। जी। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ कि हमारा एक किसान जिसके पास सिर्फ एक बैलों की जोड़ी थी और इस टाइम पे हमारे पास कंबाइन हार्वेस्टर है जो कि उसी टाइम पे कटाई भी करता है, कढ़ाई भी करता है। जी। फिर हम बात करते हैं, हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं थे, हमारा 2/3 पानी नीचे का खराब है। हम वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं? हम किसान को ऐसी तकनीक दें जिससे वो अपने साधनों से प्रकृति पे निर्भर ना करके अपनी खुद की ईजाद, खुद का अपना वो करे। तो वो जैसे ट्यूबवेल हैं, इसी तरह आपके फुहारा सिस्टम है, इसी तरह आपका माइक्रो इरिगेशन है जिसमें ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। अब दिन पे दिन क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो हमारे को वो किस्में भी चाहिए जो हीट टॉलरेंट हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंसेक्ट पेस्ट, वो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। जी। उनको फार्मर की फील्ड पे कैसे अरेस्ट करे, कैसे उनको काबू करे। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी की जहाँ तक बात है, क्वारंटाइन जो डिपार्टमेंट है उसकी भी हम जो मापदंड है उनको पूरा करें। जी। जी। ये सारे के सारे हमारे 4 कंपोनेंट हैं जी। जिसके द्वारा यूनिवर्सिटी की हमारी जो शोध है, रिसर्च है, जी। वो उसके ऊपर डिपेंड है। अच्छा सिरोही जी, जैसे इन्होंने बोला कि ये काफ़ी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं जब ये कोई भी रिसर्च करते हैं ताकि किसानों को उसका फ़ायदा हो सके। क्या आपको लगता है कि किसान इतने जागरूक हैं या वो इतने फैमिलियरली इनका वो रिसर्च को अपना लेते हैं? नहीं स्वाति जी, असल में इसका जो है प्रचार, इन सारी चीज़ों का प्रचार होना और गांव-गांव तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। पानी का वाटर लेवल नीचे जा रहा है जी। तो उसकी वजह से किसान धान के लिए बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, कैसे करें। तो आज हमें वो चाहिए कि जो कम पानी से फसलें पैदा कर सके। जी। 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 और फिर किसान आज तक अंधाधुंध खाद का इस्तेमाल करता है, अंधाधुंध दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है। उनके ऊपर भी शोध को ऐसा होना चाहिए कि किसान इन चीज़ों से बच के और किसान कम खर्चे में अच्छे पैसे कमा सके। जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। नमस्कार मैडम, मैं लक्ष्मी आनंद कैथल गांव से बोल रहा हूं। जी लक्ष्मी आनंद जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूं, जब कोई संस्था रिसर्च करती है तो उसकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या होती हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। करमबीर जी, लक्ष्मी आनंद ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है जब वो रिसर्च करती है तो उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? स्वाति जी, हमारी यूनिवर्सिटी का प्रयास ये रहता है कि हम प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 3 या 4 चीज़ें जो ज़रूरी हैं। पहला है कि नई वैरायटीज़ लो इनपुट रिक्वायरिंग के कम से कम खर्चे में और ज़्यादा पैदावार हमें मिले। दूसरा हमारा होता है क्वालिटी सीड का, कि हम अच्छे बीज तैयार करके किसान भाइयों तक पहुंचाएं कि वो अच्छी पैदावार ले सकें। इन सब के साथ साथ हमारा
डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर के जो पानी की बात हम बचत की कर रहे थे, क्या हम राइस व्हीट के सिस्टम फार्मिंग सिस्टम्स को इसमें कैसे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, कि हम इसको बदल कैसे सकते हैं। तीसरा, हमारा आज के दिन एक और सबसे बड़ा जो मुद्दा बन गया है वो है क्लाइमेट चेंज का, कि हम थर्मो रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हम फसलों के लिए ईजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें हम उनमें से ढूंढें और वो फसल में डालें कि वो कम पानी में टेम्परेचर कम ज़्यादा हो तो भी वो अच्छी पैदावार दे सकें। इसी तरह हमारा इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट पे सारे का सारा एक समन्वित प्रबंधन हम कैसे दे सकते हैं, कि भी इन चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं ताकि किसान भाइयों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। सिरोही जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से ट्रेडिशनल खेती होती है जो बरसों से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, क्या आपको लगता है कि उससे हटकर किसान सोच पा रहा है आज? किसान के खेती के साथ जुड़े हुए जितने व्यवसाय हैं, जो भी खेती के साथ दूसरे धंधे हैं, वो सारे धंधे भी किसान को अपनाने पड़ेंगे। और किसान की जो हमने आमदनी है, वो आमदनी ना 6 महीने में हो के वो रोज़ाना करनी पड़ेगी। और वो तभी हो सकती है कि जो हमारे बुजुर्ग हम पहले करते थे, चाहे पशुधन करते थे, हम भैंस पालते थे, दूध बेचते थे, पोल्ट्री करते थे, और इसके साथ जो है हम आप क्या जंगलात करते थे, ये सारे पौधे लगाते थे, ये सारी चीज़ें किसान को अपनानी चाहिए, ताकि उसको अगर कभी ना कभी ऐसा हो जाए कि भाई बारिश कम हुई, तो किसान उस फसल पे अकेले पर निर्भर ना रहे और उसके साथ उसको दूसरे साधन से भी पैसा मिलता रहे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार मैडम, सत श्री अकाल। मैं सीबी सिंह बोल रहा हूँ अम्बाला से। जी, सीबी सिंह जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि एक ही खेत में हम 2-3 तरह की फसलें उगा सकते हैं या इसके अलावा भी कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा किसान इतना जानता नहीं है, समझता नहीं है, तो ऐसा क्या हम करें कि वो इसके प्रति जागरूक हो? उनका सवाल है कि जिस तरह से हम मिक्स फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिक्स फार्मिंग के लिए किसानों को कैसे जागरूक किया जाए? हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर किसान क्लब बने हैं, तो किसान क्लब का काम केवल यही है प्रचार और प्रसार का। किसान बताता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर गाँव के अंदर किसान गोष्ठियाँ की जाएँ, उसके अंदर वैज्ञानिक भी हों, उसके अंदर विभाग के लोग भी हों, और उसमें वो किसान हो कि जो कभी गांव से बाहर ही नहीं निकलता, केवल उसका काम खेत के अंदर काम करना है, उस तक अगर ये सारी चीज़ें पहुंचेंगी तो उसको भी ये पता लगेगा कि भाई हम किस तरह की खेती कर रहे हैं, कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं और कैसे हम इसमें गुणवत्ता पैदा कर सकते हैं। इस पर हम और चर्चा करते हैं, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ की रिसर्च जो है, एग्रीकल्चर रिसर्च, किस तरह से किसानों को फ़ायदा पहुँचा सकती है। अभी आपने ब्रेक में जाने से पहले बोला कि ऐसी कोई रिसर्च होनी चाहिए जो कम लागत में ज़्यादा फ़ायदा दे सके, ज़्यादा मुनाफा दे सके। मैं आपसे जानना चाहती हूँ करमबीर जी कि इन्होंने बोला कि क्या ऐसी कोई खेती होनी चाहिए जिसमें कम पानी लगे, तो क्या आपकी रिसर्च ऐसा कुछ समाधान सोच रही है जिसमें कम पानी से ज़्यादा हम सिंचाई कर सकें या कोई खेती कर सकें? स्वाति जी, हमारा जो ज़्यादातर हरियाणा में जो फसल चक्र चलता है वो धान और गेहूं का चलता है जी। और धान एक ऐसी फसल है जिसमें पानी काफ़ी ज़्यादा पानी यूज होता है। यूनिवर्सिटी ने इस बात के काफ़ी अहम इस चीज़ को अपने शोध कार्यों में लिया और अभी पिछले साल ही हमने DSR एक टेक्निक के डायरेक्ट सीडेड राइस, हम करते क्या थे पुराने तरीके में, आज भी करते हैं वो दूसरे, तो बासमती धान में खास करके हमने ऐसी टेक्निक डेवलप की है कि हम सीधी बिजाई कर सकते हैं। पहले पानी खड़ा करते थे, फिर उसकी पडलिंग करते थे, कद्दू करते थे उसको, और इसमें काफ़ी एनर्जी यूज होती थी, काफ़ी पानी यूज होता था। और तो उसको हमने ये शोध किया है कि भी आप डायरेक्ट राइस का सीडिंग कर सकते हो और उसमें पानी की और लेबर की दोनों की काफ़ी बचत होती है। दूसरी हमारी वैरायटीज़ की जो बात आती है, उसमें काफ़ी ऐसी वैरायटीज़ हमने डेवलप की हैं। 259 वैरायटीज़ हमारी आज तक हमने विभिन्न फसलों की ईजाद की हैं। उनमें से काफ़ी ऐसी किस्में हमारे पास हैं जो हम
कम पानी वाली जगह में या कम बारिश वाली जगह में ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, उसमें हम उन क्रॉप्स का भरपूर फायदा ले सकते हैं। धनकर जी, आप ये बताइए, यहाँ पे जो है किसान आजकल इतना परेशान है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से आप इनको हेल्प कर सकते हैं? क्या लगता है आपको, क्या रिसर्च हो सकती है इसमें? सबसे पहले तो जो हमारी प्रॉब्लम रही है वो है लेबर की प्रॉब्लम। आज के टाइम में जब से मनरेगा स्कीम आई है तो हमारे यहाँ लेबर की कमी रही है। जी। उसके साथ जहाँ तक बात है कि भाई पैदावार ज़्यादा हो, खर्चा कम से कम, तो मैं बात करूँगा कि ऐसी जैसे हमारे पास तकनीक है, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब भी हमारे हार्वेस्टिंग है, थ्रेसिंग है या आपके शोइंग है, हमारे पास ऐसी तकनीक है कि ये सारे के सारे ऑपरेशन आपके कम से कम खर्चे में हो सके। जैसे हमने एक जीरो टिल मशीन की बात करूँगा, उसमें क्या है कि आपको प्लोइंग नहीं करनी पड़ती। वो जो 2000 या 1500 रुपये के बीच में जो ज़्यादा खर्चा आता था, 5-6 बार हमारे को फील्ड को प्लो करना पड़ता था, अब हम डायरेक्ट उसमें सोइंग कर सकते हैं, ना प्लोइंग करने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या हो गया, आपकी एनर्जी भी सेव हुई, आपका जो है खर्चा भी बचा। तीसरी बात, इसमें पानी की बचत हुई। इसके बाद इसमें इवन पेस्ट भी कम लगे। उसके बाद लास्ट में क्या फ़ायदा कि लॉजिंग नहीं होती, मतलब फसल गिरती नहीं। इसी तरह फिर मैं बात करूँगा कैनोपी मैनेजमेंट की। जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे पास इस टाइम पे ऐसी रिसर्च भी है कि जैसे कॉटन का है या फ्रूट प्लांट्स हैं, उनमें पिकिंग मैनुअल के बजाय आपका मैकेनिकल हो जाए। तो डॉक्टर साहब, आपको मैं बीच में थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि हम सीधी बिजाई की जो है वो हमने टेक्नोलॉजी निकाली है, मशीन भी आपने निकाली है, लेकिन उसकी दिक्कत किसान को ये आ रही है कि उनको वो मशीनें नहीं मिलती। जब भी वो बिजाई का टाइम होता है वो किसान के पास मशीन नहीं है, और जब तक किसान की मशीन नहीं होगी तो आपने जो चीज़ नई ईजाद की उसको किसान कैसे अपने खेत तक पहुंचाएगा? बिल्कुल। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप इसको किसान तक, आपके कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर आप ऐसी व्यवस्था करो कि वो किसान उस मशीन को ले जाए और अपने खेत में काम करने के बाद वापस भेजे। किसान इस बात को समझ भी गया है कि भाई हम सीधी बिजाई करें तो हमारी बचत होती है, लेकिन उसको जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत दो तीन बातों की आ रही है। एक तो ये है कि अभी किसान उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह समझ नहीं पाया, क्योंकि जैसे आपने, अब उसमें होता क्या है कि जैसे ही आप बिजाई करोगे तुरंत पानी देना चाहिए, उसके सामने दिक्कत होती है कि उस वक्त बिजली ना हो, पानी कैसे दे। तो वो कई चीज़ें हमने कई बार इन गोष्ठियों में सुझाव भी दिए हैं। क्या किसान उस धान को सीधा सूखा भी बीज सकता है मशीन से? हाँ सिरोही जी, ऐसा है, ये दोनों तरीके से आप धान की बिजाई कर सकते हो। एक ही तो यदि आप एक सूखे में बीज डाल सकते हो यदि पानी आपके अश्योर्ड हो, क्योंकि आजकल हमारा जो है उसमें आप पानी अश्योर्ड है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आपको वत्तर आने पे बिजाई करनी पड़ेगी। रही बात मशीन्स की उपलब्धता की, कृषि विभाग हरियाणा ने काफ़ी इन मशीनों पे सब्सिडी भी दे रखी है और जगह जगह वो अपना इसका ट्रेनिंग कैंप भी लगाते हैं, और उन्होंने काफ़ी पैसा भी ईयर मार्क इस साल में कर रखे है कि भी ये मशीनें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे या ब्लॉक लेवल पे अवेलेबल हों। अच्छा, लेकिन उन्होंने अभी ये बोला कि ये अवेलेबल नहीं हो रही है। हमने एक आवाज़ किसान के लिए उठाई है कि इनको आप कस्टम हायरिंग सर्विस जो है वो प्रोवाइड कीजिए, और इवन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसान क्लब हैं उनके लिए स्पेस भी मुहैया करवाएं, और हर डिस्ट्रिक्ट में ये कस्टम हायरिंग एक सेंटर खोल दें ताकि उसको जो है ना वो मैनेज करें, और उसको अपने हायरिंग बेसिस पे वो, जैसे लेज़र लेवलर हायरिंग पे मिलता है, जीरो टिल मशीन भी क्योंकि इतनी महंगी नहीं है तो फार्मर के पास एसेबिलिटी है, रोटावेटर है, दूसरी मशीनरी है। अब ये कंसेप्ट कस्टम हायरिंग का डे बाय डे आ रहा है यूनिवर्सिटीज में प्रोडक्ट। जी, अच्छा करमवीर जी, आप ये बताइए, जैसे हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, ज़्यादातर 70% से भी ज़्यादा लोग जो है वो कृषि पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए मानसून फेल हो जाए, बारिश ना आए या किसी भी तरह से कोई आपदा ऐसी आ जाती है, तो क्या आपकी रिसर्च तैयार है इस तरह की चुनौती से लड़ने के लिए, निपटने के लिए? देखिए, क्योंकि यदि मानसून ना आए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो चाहे सिंचाई के कहिए, ट्यूबवेल्स के कहिए, क्योंकि हमारा पानी की उपलब्धता यदि मानसून नहीं आता है तो हमारा कैनाल्स का इतना इरिगेटेड एरिया हमारे पास नहीं है, और बाकी जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारा, वो अंडरग्राउंड वाटर हमारा सिर्फ 45% का ही है, 37% हमारा बिल्कुल सही वाटर है, और 8% हमारा नॉर्मल वाटर है। बाकी 55% पानी हमारा जो है वो
खारा पानी कहिए, ब्रैकिस कहिए, प्रॉब्लमेटिक कहिए। तो हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ऐसे शोध किए हैं कि हम ये जो पानी जो ब्रैकिस वाटर है, जिसमें आपका सलाइन वाटर आ गया, सोडिक वाटर आ गया, उस पानी को भी हम यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप 2 पानी नहर का लगाओ, तीसरा पानी ये लगाओ, और बिजाई के समय इस तरह के पानी को अवॉइड करो। तो ये एक उन सिचुएशंस में जहाँ हमारे पास मॉनसून नहीं हो, हम थोड़ा सा अंडरग्राउंड वाटर को भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार मैडम, मैं माया बोल रही हूँ हिसार से। जी माया, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि रिसर्च हो गया है, ये किसान तक या खेत तक कैसे पहुँचे है? माया ये जानना चाहती हैं कि जो आपकी रिसर्च है वो खेत तक कैसे पहुंचती है, किसानों तक कैसे पहुंचती है? इसके हमारे 4 माध्यम हैं। जी। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे हमारा किसान सेवा केंद्र है, जहाँ से कि हम किसान के जो है सवाल उनके जवाब देते हैं। हमारे टोल फ्री सर्विसेज हैं, जैसे ये हमारे यूनिवर्सिटी ने 3 जगह शुरू किए हैं, हिसार में है, करनाल में है और रेवाड़ी में। उसके साथ साथ किसान पर्सनली भी आके यहाँ पर बात करता है। फिर बात करते हैं, इसी में एक कड़ी और जुड़ जाती है कि हमारा एक जो अखबार है दैनिक जागरण, उसमें हमने एक कॉलम ले रखा है कि मंडे को सांझी के नाम से एक प्रोग्राम आता है, उसमें भी हम किसानों की समस्याओं को लेते हैं। दूसरी फिर हमारी बात आती है, जिसमें आज बैठ के हम ये गोष्ठी कर रहे हैं, हमारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। कम्युनिटी का मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी हम इंफॉर्मेशन है वो हम इस रेडियो स्टेशन के द्वारा देते हैं। तीसरा हमारा माध्यम है कि हम किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग 2 तरह की है, जो भी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, एक जनरल ट्रेनिंग है, जैसे स्प्रे कैसे करें, कितना बीज डालें, कौन सा खाद डालें। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग, जिनसे 2 पैसे की कमाई हो सके। इस पर हम और चर्चा करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जितनी भी एग्रीकल्चर रिसर्चेज हैं उसका किसानों को किस तरह से फ़ायदा हो रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसी कई रिसर्च हुई हैं जो कम पानी में और कम लागत के साथ किसानों को फ़ायदा दे रही हैं। सिरोही जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आजकल हाइब्रिड सीड्स बहुत आ रहे हैं मार्केट में, जो कहते हैं कि न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है उसमें काफ़ी बढ़ा देंगे, लेकिन उसका ये है कि वो एक बार बोए जाते हैं और वो दोबारा सीड जनरेट नहीं करते। हाइब्रिड सीड्स का क्या फायदा है और क्या नुकसान है? स्वाति जी, केवल हाइब्रिड सीड से हम पैदावार बढ़ा सकते हैं। खाने के लिए बढ़िया नहीं है वो, पैदावार बढ़ा सकते हैं, 2 पैसे उससे फालतू कमा सकते हैं, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी चीजें नहीं है वो। तो इसमें मैं तो कम से कम आपको ये नहीं कहना चाहूंगा कि इस किस्म के बीज इसको प्रोत्साहन दिया जाए। जी जी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ करमबीर जी कि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही चर्चा में है, एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है इसको। क्या आपको वाकई में लगता है कि भारतीय किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग पर या ऑर्गेनिक खेती पर ही अगर टिका रहे तो उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है, या वो अपनी जिंदगी आसानी से जी सकता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में और जो हमारे फर्टिलाइज़र समन्वित खेती प्रबंधन है, इसमें काफ़ी यील्ड में काफ़ी फ़र्क आता है। और यदि क्योंकि हम इतनी यील्ड सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यील्ड कम हो जाती है। दूसरा, अवेलेबिलिटी हमारे पास ऑर्गेनिक मैन्योर्स की इतनी नहीं है। इसलिए आज के हालात को देखते हुए हम प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे नहीं जा सकते। हमने एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है ताकि हम अपनी जनसंख्या को खिला सकें। तो उस केस में हमें एक बीच का रास्ता, जिसको हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं, समन्वित पोषण तत्व प्रणाली, उसके तहत काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो मैडम नमस्कार, मैं बलबीर सिंह बोल रहा हूँ सिरसा गांव से। जी बलबीर सिंह, अपना सवाल पूछिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और जेनेटिक फार्मिंग में क्या अंतर है। बलबीर सिंह का सवाल ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि जेनेटिक फार्मिंग में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या अंतर है, तो आप बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ जी स्वाति जी, ऐसा है कि जेनेटिक फार्मिंग कोई कंसेप्ट नहीं है। एक्चुअली ये क्या है, आपकी जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर या कन्वेंशनल फार्मिंग या ट्रेडिशनल फार्मिंग और उसके साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग, जी हमारी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहती है, जिसमें हम ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न जो आपकी टेक्निक्स हैं उनका एक समन्वय रखते हैं और उसी से हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को हम बढ़ाते हैं। स्वाति जी, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा। आजकल एक तो ये हो गया कि हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई है। हर किसान चाहता है कि साल में 2 की बजाय 3 फसलें लें, और इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो सॉइल है, मृदा जिसको कहें, उसके तत्वों का भी ह्रास होता है। और जब यह ह्रास होता है तो
फिर सप्लीमेंट्री हमें फर्टिलाइजर्स पे जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपको मैं बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। आपने अभी कहा कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हमारी पैदावार घटती है, स्वाभाविक है पैदावार घटती है, लेकिन हम किसान को ग्रीन मैन्योरिंग की तरफ ले जा सकते हैं। हम किसान को उससे खाद मिलेगा। दलहन कोई भी हो, चाहे चना हो, मटर हो, कोई भी चीज़ हो, यानी मोटे शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि जिसके दो फाड़ हो जाएं, दो दाल होती हैं, चना दो तरह हो सकता है, मूंग दो तरह हो सकता है, जो जिस चीज़ों डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ इससे, लेकिन किसान को आप रासायनिक खाद कम करने के लिए आप उसको मूंग की फसल बताएं। जब दो, जिस मैंने आपको बताया कि जिस भी दाने के दो फाड़ हो जाते हैं, उस पौधे की जड़ से हमको एक तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर मिलता है, खाद मिलता है। तो जब वो मिलेगा तो हम कुदरती यूरिया कम करेंगे, यूरिया हम कम कर देंगे। तो आज हमें ज़रूरत है डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत से किसान हमारे क्लब के अंदर ऐसे आए हैं कि जो 6-6 और 7-7 साल से कर रहे हैं। जब उसको अगर आप लगातार करते रहोगे, हरी खाद दोगे आप उसको, गोबर की खाद दोगे उसको, गड़ी सली खाद दोगे उसको, तो ज़मीन में पैदावार उतनी ज़्यादा नहीं घट सकती कि जितनी आप सोचते हो। घटती है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन जब उसकी क्वालिटी बढ़िया बन जाएगी, गुणवत्ता उसमें आएगी, तो किसान को 2 पैसे फालतू मिलेंगे। धनकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतनी इंस्टीट्यूट्स हमारे खुल चुके हैं, इतनी एग्रीकल्चर रिसर्च है, आप भी इतना रिसर्च में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपकी ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च है, जो बच्चे पढ़ते हैं या यहाँ से जो प्रशिक्षित होकर निकलते हैं, उनका भविष्य क्या है? ये बड़ी खुशी की बात है और मेरे को बड़ा गर्व है इस बात पे कि आज के टाइम में जो हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो एक भी अनएम्प्लॉयड नहीं, अच्छा, कोई भी बेरोजगार नहीं है। और हमारे को तो दिक्कत ये भी आती है कि हमारे को जो भी जिस तरह स्कीमें हैं, जैसे NATP की, NAIPS, दूसरी कोई भी स्कीम है, उनमें जो रिसर्च साइंटिस्ट जिसको SRF बोल देते हैं, वो 3 महीने के बाद कोई नहीं टिकता, उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। आपको हैरानी होगी कि बैंक में एक ही लॉट में हमारे 67 स्टूडेंट्स हो गए, PhD कम मिलते हैं, BSc लेवल पे नौकरियां मिल जाती हैं, उनका भविष्य बड़ा उज्जवल है। जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सिरोही जी, जब हमने इतनी सारी रिसर्चेस के बारे में बात की, इन्होंने भी हमें ऐसी कई फसलें बताई, ऐसी कई रिसर्च बताई जिसमें कम पानी से आप ज़्यादा वो पैदावार कर सकते हैं। इन्होंने भी काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि ऐसे सीड्स इन्होंने ईजाद करवाए हैं जिससे कम लागत के साथ ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये सारी रिसर्च कितनी हद तक आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पर या किसान तक पहुंच पाई है, या कितना उसकी मदद कर रही है? नहीं, इसमें तो स्वाति जी मैं आपको कहूँगा कि भरसक प्रयास होता है इनका कि ये किसान तक बात पहुँचे हर तरह की। उसके लिए जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, हम कृषि विज्ञान केंद्र में ही जाते हैं और किसान कृषि विज्ञान केंद्र में पहले जाता है पूछने के लिए कि भाई अगर हम ये फसल बोना चाहें, कब बोएं, कितना खाद डालें, कैसे करें। तो ये तो पूरा किसान तक बात जा रही है। और फिर जब हम लोग मिल बैठते हैं और किसान क्लब की मीटिंग करते हैं, तो हम तो ये साइंटिस्ट जितने वैज्ञानिक हैं उनको बुलाते हैं बीच में। आज अगर हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मेरा अपना नाम है तो केवल गुलाब से है, क्योंकि मैंने अलग हट के काम किया। मैंने बुल्गारिया का गुलाब लेकर उसको गुलाब बनाकर उसमें से इतर निकाला है। देखो, किसान कब नहीं चाहता कि उसके पास पैसा ना हो। और मैंने उसमें से इतर निकालने के बाद मुझको मार्केटिंग की दिक्कत बड़ी भारी आई कि उसकी कैसे बेचा जाए। वो भी मुझे विश्वविद्यालय ने रास्ता दिखाया इंटरनेट के थ्रू, और वहां से मेरे पास सऊदी अरब से आता है कि जी गुलाब का तेल दो। आज मैं गुलाब का तेल 7 लाख रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा हूँ, और जबकि मैं 7 लाख केवल 2 एकड़ से पैदा करता हूँ। करमबीर जी, यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपकी जो रिसर्च है, जो शोध आप लोग कर रहे हैं, क्या उसका फायदा सिर्फ हरियाणा के ही किसानों को मिल रहा है या बाकी देश के किसान भी उसका फायदा उठा सकते हैं? किसान मेले के टाइम पे भी हमारे पास सिर्फ हरियाणा नहीं, एडजॉइनिंग स्टेट से फार्मर्स आते हैं। दूसरा, ये जो शोध कार्य यूनिवर्सिटी करती है उसमें जो वैरायटीज़ हैं वो नेशनल लेवल पे जाती हैं देश के लिए। मैं आपको यही रोकना चाहूंगी, वक्त हो गया है। आप सबसे इजाजत लेने का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और बात करने के लिए। तो आज की गोष्ठी में यही बात सामने आई है कि जितनी भी एग्रीकल्चर रिसर्चेज हो रही हैं उसका किसान फायदा उठा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी जागरूकता की कमी है जो दूर की जा सकती है। किसान मेलों के जरिए यहाँ के किसान जागरूक हो सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजीज बहुत सी आ गई हैं। कई ऐसे संस्थान हैं जो किसानों को जागरूक करने के लिए SMS अलर्ट भेजते हैं। कई ऐसे हैं जो उनके पास तक पहुँच कर उनको जागरूक करते हैं। इस वक्त ट्रेडिशनल खेती से थोड़ा सा हटकर टेक्नोलॉजी का साथ पकड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी किसान अपनी कम लागत के साथ ज़्यादा पैदावार कर पाएगा।
आज की गोष्ठी में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।